मॉर्निंग। भाग्यश्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी 12th बायोलॉजी में टॉपिक चैप्टर नंबर 22 का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम आपको एक्सप्लेन करूँगी। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। इसको समझने से पहले पाचन तंत्र और तंत्र इन दो वर्ड को हमें समझना पड़ेगा। पाचन क्या होता है, तंत्र का क्या मतलब है। तो पहले हम तंत्र से शुरू करते हैं। तंत्र कैसे कहते हैं? तंत्र जैसे हमने पढ़ा कोशिका, सेल्स। मानव शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना, जिनको सेल्स कहते हैं। और सेल्स क्या होती है कि मानव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, कोई दीवार है वो ईंटों से पत्थरों से मिलकर बनती है, तो वो ईंट पत्थर उस दीवार की संरचना में इकाई हो जाती है। वैसे ही मानव जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए कोशिकाएं जो है ईंट पत्थर की तरह मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इनकी परिभाषा हुई कोशिका की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिकाएं जब मिलकर के समूह बनाती है किसी एक कार्य को करने के लिए, तो वो समूह बन जाते हैं ऊतक, जिसको हम कहते हैं टिश्यू। कोशिकाएं जब किसी कार्य को करने के लिए मिलकर के समूह बनाती है किसी एक विशेष कार्य के लिए, कोशिकाओं का समूह, तो किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए कोशिकाएं जो समूह बनाती है वो समूह कहलाता है ऊतक, जिसको हम कहते हैं टिश्यू। और ये ऊतक भी आपस में किसी विशेष कार्य को करने के लिए मिलकर के समूह बनाते हैं, और वो समूह कहलाता है अंग, जिसको हम कहते हैं ऑर्गन। ऊतकों का समूह जो कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनता है, वो ऊतकों का समूह अंग कहलाता है। जैसे आँख, नाक, कान वगैरह ये हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है ये अंग है। और अंग जब मिलकर के समूह बनाते हैं तो वो कहलाता है तंत्र। अंग मिलकर के जो समूह बनाते हैं यानी अंगों का समूह, जो किसी विशेष कार्य के लिए होता है, किसी एक पर्टिकुलर विशेष कार्य के लिए बनेगा। अंगों का समूह जो विशेष कार्य के लिए बनता है उसको कहते हैं तंत्र, जिसको सिस्टम कहा जाता है। तो ये हुई तंत्र की परिभाषा। कोशिकाएं मिलकर समूह बनाती है वो ऊतक कहलाता है। ऊतक मिलकर जब समूह बनाते हैं तो अंग, और अंग मिलकर समूह बनाते हैं तो तंत्र, और वो तंत्र सब वो सभी अंग मिलकर कोई विशेष कार्य करते हैं तो वो जो तंत्र बनता है वो पर्टिकुलर तंत्र बन जाएगा, उसी कार्य को करेगा, विशेष कार्य को ही करेगा। जैसे हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो पाचन तंत्र में हमारे मुंह, दांत, जीभ ये अंग हो गए, और रश्मि, ग्रास, नाल, आमाशय ये सभी अंग मिलकर के पाचन तंत्र बनाए जो केवल पाचन का ही कार्य करेंगे, तो एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। अब बात करते हैं पाचन की। पाचन क्या होता है, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। पाचन कहते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसमें जटिल अंग होते हैं, यानी कुछ बहुलक भी होते हैं। जैसे हम भोजन में लेते हैं स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तो बहुलक, प्रोटीन भी लेते हैं, वसा भी लेते हैं, तो ये जो है बहुलक के रूप में होते हैं। यानी जो छोटी एकलक इकाइयाँ बहुलक होते हैं, वो एकलक इकाइयों से मिलकर बने अणु होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं माला, तो माला एक एक फूल को पिरो करके माला बनाई जाती है, फूलों की माला बनती है, तो वो एक फूल जो है वो एकलक कहलाता है, और उससे बनी माला बहुलक बन जाती है, तो वो एक जटिल अंग बन जाता है। तो हम जो भोजन करते हैं, पौधों से जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में हम जो ले रहे हैं वो एक जटिल अणु, उसको सरल अणु में तोड़ना, वो भी एंजाइमों के द्वारा उसका जल अपघटन करके तोड़ा जाता है, तो इसको प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो पाचन की हम डेफिनेशन कह सकते हैं जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, और वो भी एंजाइम की सहायता से। हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं वो भोजन का पाचन करते हैं,
उन एंजाइम की सहायता से इस जटिल अणुओं का जल अपघटन होता है। जल के अणु जटिल अणुओं का जल अपघटन होकर के सरल अणुओं का जो निर्माण किया जाता है वो प्रक्रिया कहलाती है पाचन। अब पाचन के लिए हमारे शरीर में विशेष पाचन तंत्र पाया जाता है, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है 12th की बायोलॉजी बुक में मानव कार्य की यूनिट है, यूनिट नंबर 6, उसका सेकेंड चैप्टर है, 22 चैप्टर है और एग्जाम में बोर्ड में इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आता है इस यूनिट में से। डाइजेस्टिव सिस्टम एक बड़ा 4 क्वेश्चन का 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसमें निबंधात्मक प्रश्न बनेगा और एक बनेगा अतिलघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक प्रश्न, तो टोटल यूनिट 7 नंबर की यूनिट। पाचन तंत्र जो है उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग होता है इसमें आहार नाल और दूसरा भाग होता है पाचक ग्रंथि। आहार नाल को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथि को कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले हम बात करते हैं आहार नाल की। आहार नाल एक लंबी नली की तरह होती है, इसलिए इसको नाल कहा जाता है। नाल मतलब नली हमारे रचना, इसलिए हो गया आहार नाल, जो मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। तो इसमें पहला पार्ट आता है आहार नाल की जो लंबाई होती है 4.5 मीटर जीवित अवस्था में, और मृत होने के बाद ये हो जाती है 7 से 8 मीटर लंबी। तो हम आहार नाल की बात करते हैं, तो आहार नाल का जो पहला भाग आता है वो आता है मुख और मुख गुहा। दूसरा भाग आता है ग्रसन। तीसरा भाग आता है ग्रासनल, जिसको ग्रस्तिका भी कहा जाता है और ऐसे अंग्रेजी में ओइसोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट आमाशय, स्टोमक। नेक्स्ट छोटी आंत। नेक्स्ट पार्ट आता है बड़ी आंत और लास्ट पार्ट आता है गुदा। पहले बात करते हैं मुख और मुख गुहा की, जिसको कहते हैं माउथ एंड बकल कैविटी। मुख जो है 2 मांसल होठों से घिरा हुआ रहता है। होठ जो है मुख को बंद करने का, खोलने का कार्य करते हैं, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। और उसके बाद मुख जो है अंदर की ओर खुलता है मुख गुहा में। मुख गुहा भाग में तो ऊपर की ओर जो ऊपरी सतह है उसकी ओर पाए जाते हैं तालु, कठोर तालु और कोमल तालु होते हैं, और नीचे की ओर अधर तल की ओर पाई जाती है जीभ, टंग या जीवा। ये जो जीभ है भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है, क्योंकि इस पर छोटे छोटे रसायन भी पाए जाते हैं जिनकी सहायता से भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। अब जीभ जो है उसका आगे का सिरा स्वतंत्र होता है और पिछला सिरा जो है वो जुड़ा हुआ रहता है ग्रसिका भाग में, और उसको कहा जाता है, जिस भाग को जुड़ा हुआ भाग है वो कहलाता है फ्रेनुलम रिंग। इस भाग से जीभ जो है मुंह में जुड़ी हुई रहती है पीछे की। इसी तरह मुख गुहा में भी पाए जाते हैं दांत और लाल ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो बात करें हम दांत की। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए इनको द्विबार दंती कहा जाता है। दांतों को कहते हैं द्विबार दंती। द्वि यानी 2 बार दंती, मतलब 2 बार आते हैं जीवन काल में, 2 बार दांत आते हैं, इसलिए वो द्विबार दंती कहलाते हैं। क्योंकि एक बार जो दांत आते हैं वो होते हैं स्थायी, और पहले जो दांत आते हैं वो होते हैं अस्थायी। पहले जो दांत निकलते हैं वो अस्थायी और दूसरे जो दांत निकलते हैं वो स्थायी होते हैं। पहले जो अस्थायी दांत निकलते हैं वो कहलाते हैं दूध के दांत, जिनकी संख्या होती है 20, और इनके गिरने के बाद जो दूसरे दांत आते हैं वो आते हैं स्थायी दांत, और इनकी संख्या होती है 32। ये जो स्थायी दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जो दांतों के प्रकार है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर: कृंतक, नर्दनक,
अर्धचवर्णक और चवर्णक। जो कृंतक है उनको इंसाइजर भी कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में इनको आई से लिखा जाता है, इंसाइजर। और इनकी संख्या होती है 8, टोटल 8 होती है। और रदनक जो होते हैं वो कैनाइन्स, इसलिए इनको सी से प्रदर्शित करते हैं, सी कैनाइन्स। और इनकी संख्या होती है 4। अब चवर्णक जो है इनको कहते हैं प्रीमोलर्स, इसलिए इनको पीएम से प्रदर्शित किया जाता है, पीएम प्रीमोलर्स। और इनकी संख्या होती है 8 टोटल। और चवर्णक जो है इनको कहते हैं मोलर्स, और इनकी संख्या होती है 12। इनसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इनसाइजर जो होते हैं कृंतक दांत, ये कुतरने का कार्य करते हैं, काटने का, कुतरने का। इसलिए जो शाकाहारी जैसे चूहा वगैरह है काटने का काम करते हैं, तो उसमें चूहे में कृंतक दांत अधिक विकसित होते हैं। रत्नक जो है चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए जो मांसाहारी है उनमें ये ज़्यादा विकसित होते हैं, जैसे शेर वगैरह में मांसाहारी में रत्नक दांत ज़्यादा विकसित होते हैं। और अर्धचवर्णक और चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि जो दांत होते हैं इनको एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मानव का जो दंत सूत्र होता है, तो इस दंत सूत्र का फॉर्मूला होता है ऊपरी जबड़े के अर्धांश और निचले जबड़े के अर्धांश। इनमें दोनों की दांतों की संख्या लिखी जाती है और इसको 2 से इंटू कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो मनुष्य का दंत सूत्र जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, आई। तो मनुष्य का दंत सूत्र है ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या, निचले जबड़े में दांतों की संख्या इंटू 2 होता है। ऊपरी जबड़े में इनसाइजर होते हैं, इनके जबड़े का अर्धांश, अर्धांश का मतलब ऊपरी जबड़े का आधा भाग। उस आधे भाग में 2 होते हैं, तो ऊपरी जबड़े में टोटल 4 हो गए। इसी तरह निचले जबड़े में 4, तो मिला के टोटल 8 हो गए। लेकिन अर्धांश का सूत्र लिखा जाता है, इसलिए हम 2 और 2 लिखते हैं आधे भाग में, ऊपरी जबड़े के आधे भाग में और निचले जबड़े के आधे भाग में। तो आई इनसाइजर कृंतक दांत 2 2। इसी तरह ऊपर वाली संख्या बता रही ऊपरी जबड़े को और दूसरे वाली बता रही निचले जबड़े, और ये अर्धांश की संख्या है। तो कैनाइन्स का मतलब हो गया रत्नक दांत जो होते हैं 1 1, प्रीमोलर्स का मतलब हो गया अगले चवर्णक जो होते हैं 2 2, और मोलर्स होते हैं 3 3, यानी चवर्णक दांत। तो ये होता है मनुष्य के दंत सूत्र। अब इन दांतों दांत की संख्या, मनुष्य के दांत की संरचना से बात करें तो मनुष्य के दांतों में पहले नंबर द्विबार दंत की विशेषता इनकी 2 बार आते हैं, जीवन अस्थायी और स्थल। और ये दांत जो है विषम दंती होते हैं, यानी अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं, प्रकार में अलग अलग हो गए, इसलिए विषम दंती हो गए। और गर्त दंती होते हैं, मसूड़ों के गर्त में स्थित होते हैं, इसलिए हम इसकी संरचना जो समझते हैं तो इसकी संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है, शिखर, ग्रीवा और मूल। 3 भागों के दांत की संरचना में पहला भाग शिखर भाग, फिर ग्रीवा भाग और फिर मूल भाग या रूट भाग। शिखर भाग की बात करें तो शिखर भाग जो है व्हाइट परत जो हमें दांत चमकीली परत दिखाई देती है बाहर की ओर, सबसे मजबूत परिपति से दी गई है, और ये कहलाती है डेंटिन, इनेमल। इस परत को हम कहते हैं इनेमल। जो चमकदार मजबूत परत दांतों में चमकीली परत दिखाई देगी और चमकते दांत नजर आते हैं, उसमें कठोर आवरण होता है, इसको हम कहते हैं इनेमल। और इस इनेमल के नीचे पाई जाती है डेंटिन की परत। ये जो परत होती है वो है डेंटिन, ये थोड़ी कोमल परत होती है। और इस डेंटिन के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को हम कहते हैं पल्प कैविटी या पल्प गुहा। इस पल्प कैविटी के अंदर जो है ब्लड वेसल्स, तंत्रिकाएं वगैरह संबंधित रहती है, ब्लड सप्लाई रहती है, और इसके अंदर दंत कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। पल्प कैविटी के अंदर कोशिकाओं का समूह होता है जो दंत कोशिकाएं कहलाता है। और ये जो भाग है जो अंदर दबा हुआ है मसूड़े के अंदर, ये जो मसूड़ा है साइड में जो भाग दिख रहा है ये मसूड़ा है। हमारे दांत
जो है मसूड़ा के गर्त में इसलिए स्थित है, इसलिए इनको गर्त ग्रंथि कहते हैं। दांत जो है वो गर्त ग्रंथि है मनुष्य के, क्योंकि मसूड़े के गर्त गड्ढे में स्थित है। तो ये मसूड़ा हो गया, ये मसूड़ा का गर्त है। इस भाग में इसका मूल भाग पाया जाता है। इस मूल भाग में पल्प गुहा की नाल निकलती पतली से। दांत की संरचना के तो इस प्रकार 3 भाग हो गए। शिखर भाग जिसमें कठोर आवरण नियमित पाया जाता है और उसमें डेंटिन अंदर की और इसमें सबसे भीतर होती है पल्प कैविटी। इस कैविटी जो है इस भाग में पाई जाती है। ब्लड वेसल्स, तंत्रिका, न्यूरॉन्स वगैरह पाई जाती है, तंत्रिकाएं और दंत कोशिकाएं पाई जाती है। उन दंत कोशिकाओं के कारण डेंटिन का निर्माण होता है, स्त्रावित करती है डेंटिन। और जो नीचे का गर्त में दबा हुआ भाग है, सबसे नीचे का भाग वो कहलाता है मूल, और शिखर और मूल के बीच का भाग होता है ग्रीवा भाग। मूल भाग जो गर्त में स्थित होती है उसी से तंत्रिकाएं, रक्त वेसल्स, ब्लड वेसल्स वगैरह है जिसमें प्रवेश करती है दंत कैविटी। तो ये एक दांत की संरचना है, कोशिकीय दांत की संरचना। तो सबसे कठोर आवरण होता है इसमें इनामल, शरीर का जो सबसे मजबूत कठोर आवरण है। और मुख आहार का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके अलावा लार ग्रंथि है, उसको हम पाचक ग्रंथि में अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद करते हैं दूसरा पार्ट जो ग्रसनी कहलाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जो हम देखें, आहार नाल का फर्स्ट पार्ट हो गया मुख और मुख हुआ। उसके बाद आती है ग्रसनी जो कीटनुमा होती है, आगे का भाग चौड़ा होता है, पीछे संकरी होती जाती है। ग्रसनी जो है 3 होती है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कर्ण ग्रसनी। तो मुख हुआ जो मुख ग्रसनी में खुलती है। मुख ग्रसनी जो उसके पीछे की ओर 2 द्वार पाए जाते हैं। एक तो होता है निगल द्वार जो कि जाकर खुलता है अपने ग्रास नली में, भोजन नली में, और एक किसी के पास में होता है जिसको कहते हैं घाटी द्वार। ये घाटी द्वार आगे की ओर श्वास नली स्थित होती है, श्वास नली में खुलता है। ग्रसनी के बाद अगला पार्ट आता है ग्रास नली। तो ग्रसनी है, ग्रसनी कीटनुमा होती है और ये पीछे की ओर ग्रास नाल में खुलती है। मुख गुहा को ग्रास नाल से जोड़ने का कार्य करती है। जब बात करते हैं ग्रास नाल की, जिसको हम ग्रसिका या ओसोफेगस भी कहते हैं, और ये जाकर खुलती है आमाशय में। लंबी नली 25 सेंटीमीटर लगभग होती है लंबी, और ये जाकर खुलती है आमाशय। ये ग्रास नली जो है ये जाकर खुलती है आमाशय में। अब आमाशय की बात करें, अगला पार्ट आमाशय जो है वो एक केशीय थैलेनुमा रचना होती है और इस आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, जठर, आगम और मध्य भाग जिसको फंडिस भी कहा जाता है। और जठर आगम भाग को कहा जाता है कार्डियक। और तीसरा भाग होता है जठर निर्गम जिसको हम पाइलोट भाग भी कहते हैं। तो आमाशय के 3 भागों में बांटा गया। ये जो भाग होता है ये होता है कार्डियक भाग। ये होता है जो बीच का भाग है, ये फंडिस भाग कहलाता है। ये सबसे बड़ा होता है, लगभग 80% पार्ट होता है आमाशय का, 80% भाग जो होता है। और लास्ट जो भाग होता है तीसरा वो होता है पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग में जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे जठर रस स्त्रावित होता है, और इसी भाग में ऑक्सिंटिक और जाइमोजन कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है ऑक्सिंटिक और दूसरी होती है जाइमोजन, जिनको मुख्य कोशिकाएं कहते हैं। ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो होती है इनसे HCl का स्त्राव होता है, और जो जाइमोजन कोशिकाएं होती है उनसे पेप्सिन होता है जो एंजाइम है। HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जाइमोजन मुख्य कोशिकाओं से पेप्सिनोजन जो कि एंजाइम है वो स्त्रावित होता है। आमाशय की जो ऑक्सिंटिक कोशिकाएं HCl स्त्रावित होती है जो भोजन का माध्यम बनाता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और जो भोजन में कठोर ऊतक है इनको घोलने का कार्य करता है, ये कार्य करता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पेप्सिनोजन को सक्रिय करना। तो पेप्सिनोजन को सक्रिय करके ये पेप्सिन में बदलता है, और ये पेप्सिन बाद में प्रोटीन का पाचन करता है, उसको पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है पेप्सिन। अब बात करते हैं जो कार्डियक भाग है, उस भाग में जो ग्रास नली है और उस आमाशय के बीच में कपाट पाया जाता है जिसको कार्डियक कपाट कहते हैं।
इसी तरह जो पाइलोरिक भाग है उसके बीच में और अगला जो ग्रहणी भाग है छोटी आंत का पहला भाग, उस ग्रहणी भाग के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसको पाइलोरिक कपाट कहते हैं। ये पाइलोरिक कपाट कहलाता है। ये कपाट क्या करते हैं, भोजन को वापस उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। जैसे भोजन आमाशय से ग्रहणी में चला गया तो वापस आमाशय में नहीं चला जाए, इसलिए इसे रोकने का कार्य करते हैं। तो जैसे भोजन ग्रहणी में जाता है कपाट बंद हो जाते हैं, तो भोजन वापस विपरीत दिशा में नहीं आ पाता। तो ये थी आमाशय की संरचना। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया। उसमें पहला भाग आता है ग्रहणी, फिर आता है अग्र शुद्रांत और तीसरा भाग होता है इसका शुद्रांत। ग्रहणी जिसको दुर्लभ कहते हैं, अग्र शुद्रांत को कहते हैं जेजुनम और कहलाती है शुद्रांत इलियम। अंग्रेजी का आता है दुर्लभ, जेजुनम और इलियम। बात करते हैं ग्रहणी की, तो ग्रहणी पहला भाग है छोटी आंत का और ये यू आकार में इस तरह से मुड़ी हुई रहती है। पहला छोटा भाग है यू आकार में मुड़ी हुई ग्रहणी। इसके जो अंदर की तरफ है अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है जो कि अनियमित आकार की होती है, इस तरह की अग्नाशय ग्रंथि। और इसके ऊपर की तरफ दाईं ओर पाया जाता है एक त्रिभुजाकार रचना जिसको कहते हैं यकृत। ये जो यकृत है इसके अवतल सतह पर नीचे की ओर पाया जाता है थैलीनुमा रचना पित्ताशय। ये थैलीनुमा रचना दी गई छोटी सी, ये कहलाती है पित्ताशय। और इस पित्ताशय से निकलती पित्त वाहिनी वो भी ग्रहणी में खुलती है और अग्नाशय से आती है अग्नाशय वाहिनी, ये भी ग्रहणी में खुलती है। और उसके बाद ग्रहणी जो है आगे जाके अग्र शुद्रांत का निर्माण करती है। ग्रहणी यहाँ तक होगी यू आकार की छोटी नली, आगे का जो भाग है छोटी आंत का वो कहलाता है अग्र शुद्रांत। तो ग्रहणी जो यू आकार का भाग है वो आगे जाके खुलता है अग्र शुद्रांत में, अग्र शुद्रांत खुलती है शुद्रांत में और शुद्रांत आगे जाके खुलती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है उसके भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है इसका छोटा सा भाग अनुनाद कहलाता है। ये जो दिख रहा है ये जो शुद्रांत वाला भाग है, इस शुद्रांत वाले भाग से यहाँ से ये छोटा सा भाग है, इतना सा भाग दिख रहा है, ये है अंगनाल। और इस अंगनाल के बाद छोटी सी एक नलीनुमा रचना निकली रहती है जिसको कहा जाता है अपेंडिक्स, जो 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी रहती है। अंगनाल के बाद अगला भाग आता है वेदांत। वेदांत जो है वो आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार होती है। 4 भागों में बटी रहती है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। और उसके बाद वेदांत के बाद लास्ट भाग आता है इसका मलाशय। तो इनको कहते हैं सिकम, कोलन और रेक्टम। अन्ननाल को सिकम कहा जाता है, वेदांत को कहा जाता है कोलन और मलाशय को कहा जाता है रेक्टम। तो बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है मलाशय, रेक्टम कहलाता है। और लास्ट जो भाग है आहारनाल का वो कहलाता है गुदा। मलाशय अंतिम भाग में खुलता है नीचे त्रिभुजाकार रचना गुदा कहलाती है। ये 2 संवर्णी पेशियों द्वारा कहलाती है, एक बाह्य संवर्णी पेशी और एक आंतरिक संवर्णी पेशी। अब जो बड़ी आंत है वो व्यास जो है इसका छोटी आंत से अधिक होता है, इसलिए बड़ी आंत कहते हैं। क्योंकि लंबाई में तो ये 1.5 मीटर रहती है, 1.5 मीटर, जबकि छोटी आंत होती है लगभग 3 मीटर लंबी, ये 1.5 होती है, 3 होती है। तो फिर भी इसको बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी बड़ी आंत की चौड़ाई अधिक होती है बड़ी आंत की, और छोटी आंत की चौड़ाई कम होती है, लंबाई अधिक है, इसलिए बड़ी आंत जो है इसका व्यास अधिक होता है जबकि छोटी आंत का व्यास कम है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। और इसका व्यास अधिक होने के कारण इसको बड़ी आंत कहते हैं। तो इस तरह हमने पाचन तंत्र में आहार नाल का वर्णन पढ़ा, हमने ये पूरी कंप्लीट आहार नाल। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट है। आहार नाल में पहला हो गया मुख और मुख कुआ, दूसरा हो गया ग्रसनी, तीसरा हो गया ग्रसिका ग्रास नाल, चौथा हो गया आमाशय, पांचवा छोटी आंत, छठा बड़ी आंत और सातवां हो गया गुदा। तो ये आहार नाल के बाद अगला जो सेकंड पार्ट आता है पाचन तंत्र में पहला भाग कंप्लीट हो गया आहार नाल और दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियों में 3 ग्रंथियां आती है, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। लार ग्रंथियां जो कि मुख में पाई जाती है मुआ में, ये 3 प्रकार की होती है और 3 जोड़ी होती है, जिसमें पहली जोड़ी है वो कर्णपूर्व कहलाती है, जिसको पैरोटिड, कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। कान से आगे की स्थित होती है इस बात में, इसलिए वो पैरोटिड कहा जाता है। दूसरी होती है अधोजम, अधो का मतलब नीचे और जम मतलब निचला जो जबड़ा है, उस जबड़े के पास में रहती है स्थित होती है, इसलिए कहते हैं अधोजम।
जिसको कहते हैं सब मैक्सिलरी। और तीसरा जो भाग है उसको कहा जाता है अधोजीवा। जीभ के नीचे स्थित अधो मतलब नीचे जीभ के नीचे स्थित होने के कारण इनको अधोजीवा कहते हैं। और इनको कहा जाता है सबलिंगुअल। तो ये सबलिंगुअल हो गई और ये सब मैक्सिलरी हो गई और ये पैरोटिड गिलस हो गई। तो तीन जोड़ी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। इनसे लार स्त्राव होती है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। इसके अलावा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के लवण वगैरह पाए जाते हैं इसमें। और अगला जो पाचक ग्रंथि है यकृत, वो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। और पाचन ग्रंथि के डायग्राम में भी हमने देखा था कि इस तरह त्रिभुजाकार होती है। त्रिभुजाकार रचना है। यकृत जो है उसमें दो पालियों में बटी रहती है, एक होती है दाईं पाली और एक बाईं पाली। दाईं पाली बड़ी होती है, बाईं पाली छोटी होती है। और इसके अलावा दो छोटी पालियां और पाई जाती है जिसको क्वाड्रेट और क्वाड्रेट कहा जाता है। और इस यकृत की जो नीचे की अवतल सतह है वहाँ पर तेलुनुमा रचना पित्ताशय पाया जाता है जिससे पित्त वाहिनी निकलती है। तो एक यकृत की एक बाह्य संरचना होगी, स्थिति होती है ये डायफ्राम के नीचे की ओर दाईं तरफ स्थित होता है। और यकृत जो है वजन इसका लगभग मस्तिष्क के बराबर 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है ये। यकृत जो है इसकी आंतरिक संरचना की हम बात करें तो आंतरिक संरचना में ये यकृत पालिकाओं से बना होता है। इसलिए यकृत पालिकाओं को यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये षटकोणीय आकार की होती है, इस तरह की होती है यकृत पालिका। ये यकृत पालिका आपस में जुड़ करके यकृत का निर्माण करती है। और यकृत पालिकाओं के अंदर की ओर यकृत कोशिकाएं पाई जाती है, इस तरह पंक्तियों में व्यवस्थित रहती है यकृत कोशिकाएं। और यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में जो पात्र रिक्त स्थान रहता है वहाँ पर पात्र की रचना बनती है, यकृत पात्र कहलाते हैं। और इन यकृत कोशिकाओं के पास में बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कुफ्फर कोशिकाएं कहते हैं। कुफ्फर कोशिकाएं जो है मृत आरबीसी होती है उनको नष्ट करने का कार्य करती है कुफ्फर कोशिकाएं। तो ये यकृत की संरचना। और ये जो पालिका होती है यकृत पालिका, ये यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है जो यकृत कोशिकाओं से बनी हुई है। यकृत कोशिकाओं के बीच में बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कुफ्फर कोशिकाएं कहते हैं जो मृत आरबीसी को नष्ट करती है। यकृत पालिकाओं के प्रत्येक कोने पर 3 नलियों का समूह पाया जाता है। इसमें यकृत शिरा, यकृत धमनी और एक कहलाती है पित्त वाहिनी। 3 नलियों का एक त्रिक बनता है जिसे यकृत निवाई का त्रिक कहते हैं। तो ये यकृत की आंतरिक संरचना है। बात करें तो यकृत जो है पित्त का निर्माण करता है क्योंकि कुफ्फर कोशिकाएं जो मृत आरबीसी को नष्ट करती है ना, तो उससे दो वर्णक बनते हैं। एक तो बनता है बिलिरुबिन और एक वर्णक बनता है बिलिवर्डिन। ये दोनों ही पित्त रंग का वर्णक बनाते हैं, पित्त वर्णक रहते हैं। इसी के कारण जो है मूत्र और मल का रंग पीला होता है। तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बनाने का कार्य करता है, उसको पित्त रस कहते हैं। वो पित्त रस जाके पित्ताशय में संचित होता है। तो क्वेश्चन आता है कि यकृत जो ये पित्त रस जो है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त रस बनता तो यकृत में और संचय करने का काम करता है पित्ताशय। तो पित्ताशय को अस्थायी रूप से संचित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको फिर ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है। जो कि ये पित्त रस जो क्या काम करता है कि वसा का पाइस की तरह वसा के बड़े बड़े छोटे अणु में तोड़ता है और माध्यम जो है ग्रहणी का जो भोजन का पाचन होता है उसमें माध्यम क्षारीय होना चाहिए, तो उसको माध्यम को क्षारीय बनाता है। क्योंकि आमाशय जो है HCl होता है तो माध्यम अम्लीय कर देता है। उस अम्लीय माध्यम आँख के अंदर क्रिया नहीं कर पाते हैं तो उस माध्यम को क्षारीय बनाना पड़ता है। तो पित्त रस भी काम करता है। और यकृत का काम है कि हम हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है उसका हम सारा एक साथ उपयोग नहीं कर पाते एनर्जी के रूप में, उसको कुछ संचित करना पड़ता है, रिजर्व करना पड़ता है। तो रिजर्व करने का काम करता है यकृत। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसी तरह आवश्यकता पड़ने पर उस ग्लाइकोजन को वापस एक ग्लूकोज में भी बदल देता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और वसा का जब जैसे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की उपयोग लेते लेते कमी हो जाए तो फिर वसा से प्रोटीन से ग्लूकोज को बनाना पड़ता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये कार्य किया जाता है यकृत के द्वारा। इसके अलावा यकृत में विटामिन ए भी बनता है और उसका संचय भी किया जाता है। विटामिन डी है उसको भी संचित किया जाता है। तो ये कार्य हुआ यकृत के। अगली जो ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये भी अनियमित आकार की होती है और ये मिश्रित ग्रंथि है। जैसे हमने यकृत के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताई कि शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है
और इसी तरह अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है। अब इसको मिश्रित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी है ये और बहिःस्रावी भी है। अब ये क्या होता है अंतःस्रावी बहिःस्रावी? अंतःस्रावी वो ग्रंथि होगी जो बिना नलिका की सहायता से अपने रसायन या हार्मोन को सीधे ब्लड में पहुंचा देगी, वो कहलाएगी अंतःस्रावी। बहिःस्रावी होगी जो नलिका की सहायता से अपने हार्मोन या रसायन को जो है वो ब्लड में पहुंचाएगी या किसी माध्यम में पहुंचाएगी, तो वो नलिका के द्वारा पहुंचाएगी, वो बहिःस्रावी होगी। तो अग्नाशय जो है बहिःस्रावी के रूप में तो अग्नाशय रस स्रावित करता है। अग्नाशय रस जो कि जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं वो भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। और अंतःस्रावी के रूप में ये 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन। ये 3 तरह के हार्मोन इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अग्नाशय की जब संरचना की बात करें तो बाहर की ओर जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है ये कहलाता है बाहर की ओर एसिनाई की कोशिका। इस कोशिका समूह को कहा जाता है एसिनाई की कोशिका। और अंदर की ओर जो कोशिकाओं का समूह होता है उनको कहते हैं लैंगरहैंस द्वीपिका या लैंगरहैंस द्वीप समूह। तो बाहर जो एसिनाई की कोशिका है इनसे अग्नाशय रस स्रावित होता है, तो ये होगी बहिःस्रावी ग्रंथि। ये इस तरह से अंदर की ओर कोशिकाओं का जो समूह होता है, तो अग्नाशय की आंतरिक संरचना हम देखें तो उसमें बाहर की ओर कोशिकाओं का समूह है, ये कोशिकाएं कहलाती है एसिनाई की कोशिकाएं जो अग्नाशय रस स्रावित करती है, जो इसमें पाचक एंजाइम होते हैं भोजन का पाचन करते हैं। तो ये बहिःस्रावी रूप में अग्नाशय रस स्रावित करेगी। और अंदर की ओर जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह। और इस द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा, जिसमें से अल्फा जो है 25% होती है और डेल्टा 10% होती है और बीटा जो है सर्वाधिक 60% कोशिका होती है, सबसे बड़ी होती है आकार में। अल्फा कोशिकाओं से तो ग्लूकेगॉन स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन और डेल्टा कोशिकाओं से स्रावित होता है सोमेटोस्टेटिन। तो इंसुलिन है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है और ग्लूकेगॉन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और सोमेटोस्टेटिन भोजन के स्वांगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है, भोजन के स्वांगीकरण में सहायता करता है। तो यहाँ पर मेन बात ये होगी इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। तो शरीर में जब इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग जिसको हम शुगर हो या डायबिटीज कहते हैं इंसुलिन की कमी से होता है। तो ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, तो दोनों ही हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। तो ये यकृत की संरचना हो गई, यकृत का कार्य हो गया। अग्नाशय रस के रूप में जब ये पाचक एंजाइम स्रावित करता है भोजन का पाचन करने में सहायता करता है। और इंसुलिन ग्लूकेगॉन जो है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं और सोमेटोस्टेटिन जो है वो भोजन के स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण का मतलब यह है जो भोजन पच गया वो पचा हुआ भोजन रक्त में पहुंचाए और रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंच करके और उससे फिर ऊर्जा का एटीपी का निर्माण होता है, तो वो प्रक्रिया